हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड होता क्या है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड का मतलब क्या है? जो फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो चुका है उसका ब्लड स्ट्रीम में आ जाना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और ये ब्लड स्ट्रीम में किसके थ्रू आता है? थ्रू द म्यूकोसा ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसा के थ्रू आता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। द इनकमिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड into the blood stream through the mucosa is known as absorption। इसको क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कहां कहां पर होता है? देखिए, एब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से जिन जगहों पर होता है वो क्या है? माउथ में कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद स्टमक में कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, माउथ की अगर बात करते हैं तो माउथ में किन किन चीजों का डाइजेशन होता है? माउथ में एब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से ड्रग्स का। सर्टेन ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द माउथ। माउथ में कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं कि स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में मुख्य रूप से जिन चीजों का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो कौन सी हैं? सिंपल शुगर्स, अल्कोहल। ठीक है, शुगर का, अल्कोहल का मुख्य रूप से डाइजेशन होता है। सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज का डाइजेशन होता है। और मेडिसिन का भी डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? हमारी स्टमक में हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे फूड में हैं, ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स। और सबसे खास बात, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर तीन चीजें मिलती हैं। एक फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग्स पाए जाते हैं, विलाई पाई जाती है और माइक्रोविलाई पाई जाती है। फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग्स, विलाई एंड माइक्रोविलाई। बेटा, ये जो फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग्स हैं ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को लगभग 3 गुना बढ़ा देते हैं। यानी दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया about 3 times for absorption। विलाई ये लगभग 10 गुना बढ़ा देती है, 20 टाइम्स इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को। ठीक है, 10 टाइम्स इंक्रीज कर देती है। और माइक्रोविलाई लगभग 20 टाइम्स इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को। तो ओवरऑल जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ता है वो कितना होता है? वो हो जाएगा 3 × 10 × 20 यानी कि 600 टाइम्स। यानी बाकी पार्ट्स की तुलना में यहां पर 600 गुना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि यहां पर जो मुख्य चीजें हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग्स, विलाई एंड माइक्रोविलाई। ये तीनों ही चीजें हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर। मोस्टली किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का, उसके साथ साथ मिनरल्स का और
certain drugs are also absorbed in our small large intestine। तो इस तरह से हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में ये मेन चीजें जिनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी एनर्जी खर्च करके एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, या किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या फिर सिंपली एक डिफ्यूजन के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करके एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देखिए आइए बात करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो है इट कुड टेक पैसिवली एज वेल एज एक्टिवली। ये पैसिवली भी हो सकता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ध्यान दीजिएगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहां पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन में दो तरह से चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, या तो वो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से होगा, सिंपल डिफ्यूजन, या फिर थ्रू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से यहां पर चीजों का डिफ्यूजन होगा, यानी कोई चीज अगर हाई कंसंट्रेशन में है तो वो लो कंसंट्रेशन में चली जाएगी। तो किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है सिंपल डिफ्यूजन से, आइए देखते हैं। सिंपल डिफ्यूजन से मुख्य रूप से ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और क्लोराइड आयंस जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज क्लोराइड आयंस, इन चीजों का एब्जॉर्प्शन किसके लिए कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है यहां पर चीजें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो चलती हैं, यानी हाई से लो की तरफ ही चलेंगी, लेकिन वो किसके थ्रू चलती हैं, बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स की मदद से चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स। ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी होता है। तो ग्लूकोज एमिनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड से भी हो सकता है। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। यहां पर किन किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, यहां पर भी ग्लूकोज होगा, ठीक है, एमाइनो एसिड्स होंगे, सोडियम आयन एक्सेट्रा। इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की, यानी कि फैट्स की बात करते हैं। फैट्स जब क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं, पहले तो इनको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ा जाता है, छोटे स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है, जिनको हम लोग माइसिलीज कहते हैं। क्लियर, माइसिलीज कहते हैं। अच्छा, फैट की खास बात यह है कि इट कैन नॉट डायरेक्टली मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जा नहीं पाता है, तो इसके लिए ये किस में बदलता है, जैसे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, जैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स की बात हो गई, तो ये जो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स हैं माइसिलीज, ये माइसिलीज चले जाते हैं कहां पर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में चले जाते हैं। यहां पर क्या होता है, इन माइसिलीज के चारों तरफ दीज माइसिलीज आर सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, इनको प्रोटीन के कोट से घेर दिया जाता है, और अब इनका नाम पड़ जाता है काइलोमाइक्रॉन्स। क्या नाम पड़ जाता है, काइलोमाइक्रॉन्स। एंड दीज काइलोमाइक्रॉन्स दे आर मूव्ड इनटू द लैक्टियल्स। ये कहां चले जाते हैं, लैक्टियल्स में चले जाते हैं,
और लैक्टियल्स क्या करता है, लैक्टियल से इन चीजों को, इन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स को, जो डाइजेस्टेड पार्ट्स हैं, इनको किसमें भेज दिया जाता है, दे आर मूव्ड टू द ब्लड स्ट्रीम। खास बात यही ध्यान रखनी है कि ये जो वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है जैसे फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं आ पाते हैं, इसलिए इनको बदलना पड़ता है काइलोमाइक्रॉन्स में, और काइलोमाइक्रॉन्स लैक्टियल्स के थ्रू इन चीजों को एब्जॉर्ब करवाता है, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में भेजता है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन की बात होती है यहां पर। अब अगली चीज आती है एसिमिलेशन। अगली चीज क्या आती है, एसिमिलेशन आता है। तो देखते हैं एसिमिलेशन क्या होता है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया था पहले स्टेप में, ठीक है। डाइजेशन में क्या हुआ, फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन में ये फूड कहां आ गया, ब्लड स्ट्रीम में आ गया। अब इस फूड को कहां पर जाना है, टिश्यू में जाना है ब्लड से, क्योंकि टिश्यू में ही किसका फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। क्या बोला जाता है इसको, एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है जो एब्जॉर्ब फूड है या इनकमिंग ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इनटू द टिश्यू फ्रॉम ब्लड, ठीक है। जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है उसका ब्लड से निकल करके टिश्यू में आ जाना, ठीक है। वेयर, जहां पर क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एनर्जी, जहां पर एनर्जी बनाने के लिए इस फूड का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज एसिमिलेशन, इट इज नोन एज एसिमिलेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, दैट इज वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है, इसको क्या किया जाता है बेटा, इट इज गिवन इनटू द आउट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के बाहर किया जाता है, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू डिफिकेशन। किस प्रोसेस के थ्रू, डिफिकेशन के थ्रू। डिफिकेशन यानी फीकल मैटर को बॉडी से डिफिकेट करना इज नोन एज डिफिकेशन, यानी बॉडी से इसको बाहर कर दिया जाता है। क्लियर? किस जो मैकेनिज्म यहां पर काम करती है वो है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस की मैकेनिज्म के थ्रू इसको बाहर किया जाता है। अगर आपको पेरिस्टालसिस के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। पेरिस्टालसिस इन शॉर्ट ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑर्गन का लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन। तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करती है, आइए देखते हैं। हाउ द अनडाइजेस्टेड फूड इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी, देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन में जैसे ही फीकल मैटर, जैसे ही फीकल मैटर कहां पर जाता है, रेक्टम में इंटर करता है, उसी समय रेक्टम जो है उसकी वॉल में खिंचाव पैदा होता है, यानी डिस्टेंशन पैदा होता है। तो क्या होता है यहां पर, डिस्टेंशन इन द रेक्टल वॉल। रेक्टम की वॉल में डिस्टेंशन यानी खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से डेफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। और डेफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट होने की वजह से क्या होता है, पेरिस्टालसिस स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है, पेरिस्टालसिस स्टार्ट्स। पेरिस्टालसिस शुरू हो जाती है कहां पर, कोलन और रेक्टम में, इन द पार्ट्स ऑफ कोलन एंड रेक्टम। कोलन और रेक्टम में पेरिस्टालसिस शुरू होती है। जब पेरिस्टालसिस शुरू होती है तो जो अनडाइजेस्टेड
फूड मटेरियल यानी कि जो वेस्ट मटेरियल, जो फीकल मैटर है, वो किधर की तरफ बढ़ता है? इट मूव्स थ्रू द एनस। ठीक है, तो फीकल मैटर मूव्स टुवर्ड्स द एनस। और अब क्या होता है? एनस में जो स्फिंक्टर है यानी कि एनल स्फिंक्टर ओपन्स, ये ओपन हो जाता है एंड फीकल मैटर इज गिवन आउट। ये जो फीकल मैटर है इसको बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। तो क्या हुआ? फीकल मैटर रेक्टम में आया, रेक्टम से डिस्टेंशन, रेक्टम में खिंचाव पैदा हुआ फीकल मैटर के आने की वजह से, जिसकी वजह से डेफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट हुआ। डेफिकेशन रिफ्लेक्स की वजह से पेरिस्टालसिस शुरू हो गई। पेरिस्टालसिस का मतलब कोलन और रेक्टम में जब पेरिस्टालसिस शुरू हुई तो कोलन और रेक्टम लगातार सिकुड़ने और फैलने लगा, जिसकी वजह से जो अंदर का वेस्ट मटेरियल था वो आगे की तरफ बढ़ा। रेक्टम के आगे उसकी ओपनिंग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। अब एनस का स्फिंक्टर खुल गया और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इट इज गिवन आउट। क्लियर? तो इसको कहा जाता है डेफिकेशन। ठीक है, और डेफिकेशन ये जो प्रोसेस है ये वॉलेंट्री है। कैसा प्रोसेस है? वॉलेंट्री प्रोसेस है एंड इट इज, ये किस प्रोसेस के थ्रू लीड होता है? थ्रू द पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फीकल मैटर की कुछ बात कर लेते हैं। फीकल मैटर की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है? कलर की बात करते हैं तो इट इज यूजुअली ब्राउन। ये कैसा होता है? ब्राउन होता है। ब्राउन किसकी वजह से है? जिन पिगमेंट्स की वजह से फीकल मैटर ब्राउन कलर का है। इसको हम लोग कहते हैं स्टर्कोबाइलिन एंड यूरोबाइलिन। दे आर स्टर्कोबाइलिन एंड यूरोबाइलिन। स्टर्कोबाइलिन एंड यूरोबाइलिन। और ये कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन, बाय ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन। उसके बाद बात करते हैं इसका जो ओडर है, जो स्मेल होती है फीकल मैटर की, वो किसकी वजह से है? जिन पिगमेंट्स की वजह से है उनको हम लोग कहते हैं इंडोल एंड स्केटोल। इंडोल और स्केटोल पिगमेंट्स की वजह से फीकल मैटर का एक कैरेक्टरिस्टिक बैड स्मेल, बैड ओडर होता है। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं? इंडोल और स्केटोल दे आर फॉर्म्ड बाय द decarboxylation of tryptophan amino acids. They are formed by the decarboxylation of tryptophan amino acid. Tryptophan amino acid. ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की वजह से ये होता है। एक और आप चाहे नाम ध्यान रख सकते हैं, मरकेप्टन। मरकेप्टन, इनकी वजह से क्या होता है? इसका ऑर्डर होता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है, यहां पर एक क्वेश्चन और बायोमॉलिक्यूल से रिलेट कर सकता है कि ऐसा अमीनो एसिड का नाम बताइए जिसकी वजह से, जिससे क्या बनता है, जिसके डीकार्बोक्सिलेशन से इंडोल, स्केटोल और मरकेप्टन बनते हैं, और ये अमीनो एसिड सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। तो आंसर विल बी ट्रिप्टोफैन। तो इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। तो ये दो चैप्टर से रिलेट करके इस तरह से क्वेश्चंस बना सकता है। तो इस तरह से ये वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और इजेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग ने अपने चैप्टर के मेजर जो भी समझने वाले पार्ट्स थे उनको हम लोग ने पूरी तरह से कवर कर लिया, और इस तरह से हम लोग ने अपना चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को पूरा कर लिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आपके फोन में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू।